वेलकम स्टूडेंट्स। आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे रिसोर्स डेवलपमेंट। ठीक है, अब तक हमने ये पढ़ा है कि एनवायरनमेंट में जो भी चीज प्रेजेंट है उसको ह्यूमन बीइंग अपनी नॉलेज और अपनी स्किल्स के बेसिस पे रिसोर्स में कन्वर्ट कर लेता है और अपनी ग्रोथ, अपनी डेवलपमेंट में उन रिसोर्सेज को यूज कर कर अपने आप को अपग्रेड कर लेता है। ठीक है, यानी कि रिसोर्सेज से हमारा डेवलपमेंट हो रहा है, बट रिसोर्सेज की डेवलपमेंट की क्या जरूरत पड़ रही है, ये है आज का टॉपिक। ठीक है, देखो रिसोर्सेज जो हैं दे आर वेरी वाइटल फॉर ह्यूमन बीइंग्स। वाइटल का मतलब क्या है? दीज आर इंपॉर्टेंट फॉर आवर सर्वाइवल, है ना, हमारे सर्वाइवल के लिए बहुत जरूरी है। सेकेंडली, रिसोर्सेज मेंटेन्स द क्वालिटी ऑफ आवर लाइफ। क्वालिटी ऑफ ह्यूमन लाइफ, रिसोर्सेज जो हैं हमारी जीवन शैली को इंप्रूव करते हैं, क्वालिटी ऑफ लाइफ को इंप्रूव करते हैं हम रिसोर्सेज से। ठीक है, अब अगर इतनी इंपॉर्टेंस है, हमारे सर्वाइवल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, हमारी क्वालिटी ऑफ लाइफ इंप्रूव करते हैं, यानी कि राइट फ्रॉम द बिगिनिंग, हमारे जन्म से लेकर हमारी मृत्यु तक, हमारे दिन शुरू होने से लेकर हमारा दिन खत्म होने तक, हर दिन हर समय हम लोग जिस किसी भी चीज को अपनी लाइफ में यूज कर रहे हैं, दैट इज अ रिसोर्स एंड दैट सेटिस्फाइज आवर नीड, है ना, और उसके बेसिस पे हमारा सर्वाइवल हो रहा है और सर्वाइवल के साथ साथ हमारी क्वालिटी ऑफ लाइफ भी इंक्रीज हो रही है, एनहेंस हो रही है। ठीक है, बट वी आर यूजिंग दीज रिसोर्सेज रैंडमली। बिकॉज ऑफ द रैंडम यूज ऑफ दीज रिसोर्सेज we need to think over the development of the resources, कि अब हमें रिसोर्सेज की डेवलपमेंट की जरूरत पड़ रही है क्योंकि हम लोग उनको रैंडमली यूज करें। रैंडम यूज का मतलब क्या होता है? दैट इज अनथॉटफुल, बिना सोचे समझे हम लोग रिसोर्सेज को यूज कर रहे हैं और हमारा जो रेट ऑफ यूज है या पेस ऑफ रिसोर्स यूज है, दैट इज सो हाई कि बहुत जल्द जो है एनवायरमेंट से सारे रिसोर्सेज लगभग डिप्लीट हो जाएंगे। देन वी विल थिंक कि आज हम क्या करें। हो सकता है मे बी हम अपने इस जीवन काल में ही कुछ ऐसी कमियां महसूस करने लगे कि रिसोर्सेज खत्म हो रहे हैं, है ना, या कुछ रिसोर्सेज खत्म हो चुके हैं ना, व्हाट टू डू, ये तो चीज खत्म होगी। सपोज करो आज की डेट में पेट्रोल खत्म हो जाता है ना, हमने पेट्रोल एक्सेसिव यूज कर लिया और हम कहीं से जो है जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट वाला प्रोसेस है उसके थ्रू भी हम लोग नहीं ला पा रहे हैं। देन व्हाट टू डू विदाउट पेट्रोल? क्या हमारी लाइफ, कैन यू थिंक कि हमारी लाइफ कैसी होगी? ठीक है, विदाउट एलपीजी गैस क्या आप समझ सकते हो कि लाइफ कितनी पीछे चली जाएगी, है ना। तो it is just because of the random or you can say unthoughtful use of resources by the human beings. That is why this is the need of the hour कि हम सोचें कि रिसोर्स को हम कैसे डेवलप करें। अब रिसोर्सेज को अगर हम बिना सोचे समझे यूटिलाइज करेंगे तो वो कुछ प्रॉब्लम्स हमारे लिए क्रिएट करेंगे, और जो प्रॉब्लम रिसेंट डेज में हम लोग फेस कर रहे हैं वो प्रॉब्लम्स क्या है? दैट इज accumulation of resources in few hands. few hands का मतलब क्या है? कुछ के पास रिसोर्सेज होंगे और कुछ के पास नहीं होंगे, यही है ना। दैट मीन्स जिसके पास रिसोर्स होंगे वो कैसे लोग होंगे? रिच। दैट मीन्स उनके पास पैसा अच्छा खासा होगा और वो पैसे के बूते पर पर्टिकुलर रिसोर्स को अपने लिए ले सकते हैं। बट कुछ लोग ऐसे होंगे those who cannot afford, that means poor. तो ये सोसाइटी को क्या करेगा? रिसोर्सेस का रैंडम यूज सोसाइटी को टू सेगमेंट्स में डिवाइड कर देता है। ठीक है, टू सेगमेंट्स में डिवाइड करता है, एंड दैट इज रिच एंड पुअर, हैव्स और हैव नॉट्स में। अब इससे क्या होगा सोसाइटी में? अब आपको ये पता चल गया कि अगर दो ग्रुप हो गए, इस तरीके से ग्रुपिंग हो गई, तो फिर ऑटोमेटिकली क्या होने लगता है
कि आपस में झगड़े ज्यादा बढ़ेंगे, कॉन्फ्लिक्ट ज्यादा होंगे और हमारे आए दिन कलेश मचता रहेगा। ठीक है, तो दिस इज द फर्स्ट प्रॉब्लम विच विल बी द बिगेस्ट प्रॉब्लम दैट विल बी अरोज ड्यू टू द रैंडम यूज ऑफ रिसोर्स। देन सेकेंड इज द ग्लोबल वार्मिंग। अब ग्लोबल वार्मिंग कैसे होती है? जब हमारे एटमॉस्फेयर में टेम्परेचर बढ़ जाता है। टेम्परेचर कब बढ़ता है? जब हम लोग फॉसिल फ्यूल्स का ज्यादा यूज करते हैं। ठीक है, फॉसिल फ्यूल्स के जलने से, फॉसिल फ्यूल्स का मतलब आपको पता है? हाँ, फॉसिल फ्यूल्स जो हैं इनकी बर्निंग से ग्लोबल वार्मिंग होती है। क्योंकि देखो, अगर इंडिया है, सपोज करो इंडिया में फॉसिल फ्यूल्स ज्यादा यूज हो रहे हैं, इंडिया के जो एनवायरमेंट का जो टेम्परेचर है वो हाई पे चला जाता है। पर इसका मतलब ये नहीं है इंडिया में टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो सिर्फ इंडिया को इफेक्ट करेगा। इंडिया में टेम्परेचर इंक्रीज का मतलब है अगर इंडिया के क्लाइमेट में चेंज आएगा, दैट मीन्स दैट विल इफेक्ट ग्लोबली, पूरे वर्ल्ड में इसका इम्पैक्ट जाएगा। ठीक है, हाइक ऑफ टेम्परेचर कहाँ? ग्लोबली इफेक्ट करता है। ठीक है, और ये किस लिए होता है? बिकॉज ऑफ द बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स। और बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स क्या करते हैं? मैक्सिमम एनवायरमेंट में कार्बन डाइऑक्साइड इंक्रीज कर देते हैं। ठीक है, सो इससे क्या होगा? ग्लोबल वार्मिंग। देन गर्मी अभी इतने में नहीं हम सहन कर पा रहे, तो आगे क्या? ठीक है, देन ओजोन लेयर डिप्लीट होगी। ओजोन लेयर कैसे डिप्लीट होती है? जब हमारे एटमॉस्फेयर में जैसे कुछ केमिकल्स हैं, क्लोरोफ्लोरोकार्बन CCl4, ठीक है, जो कि हमारे फ्रिज, रेफ्रिजरेटर, ठीक है, और एसी और इंडस्ट्री से निकलने वाला हार्मफुल गैसेस जो होते हैं, इनसे रिलीज होता है ये वाला केमिकल। और भी काफी सारे केमिकल्स हैं जिनसे कि ओजोन लेयर में छेद हो जाते हैं। वैसे हो चुके हैं, ये तो प्रूफ भी हो चुका है, लेकिन ज्यादा डिप्लीट हो जाएगी, फट जाएगी ओजोन लेयर। देन व्हाट विल हैपन कि जो सन है हमारा, इससे जो हार्मफुल रेडिएशंस आती हैं उससे क्या होगा? हार्मफुल रेडिएशंस आएंगी और हार्मफुल रेडिएशन से हमें डिफरेंट टाइप्स की स्किन डिजीजेस हो जाएंगी। और स्किन डिजीजेस के साथ साथ हो सकता है स्किन कैंसर तक हमें भुगतना पड़ सकता है। ठीक है, ऑल दिस इज द इम्पैक्ट ऑफ ओजोन लेयर डिप्लीशन। एंड ओजोन लेयर डिप्लीशन अगेन इज द काइंड ऑफ प्रॉब्लम विच वी आर गोइंग टू फेस आफ्टर द रैंडम यूज ऑफ रिसोर्सेज। देन एनवायरमेंटल पॉल्यूशन आप देख ही रहे हो, एनवायरमेंट में कितना गंदे तरीके से हो रहा है। अब कुछ 2 साल पहले जब कोरोना आया था, उससे पहले की बात है, एक जो दिल्ली जैसा एरिया जो है वो एक गैस बॉल में कन्वर्ट हो गया था, जहां पे सब लोग मास्क लगा रहे थे। ठीक है, और वहां शीला दीक्षित और इन सब जो अपने नेता हैं, इन्होंने मिलके क्या किया था? CNG के यूज को प्रमोट किया था। ठीक है, क्यों यूज किया था? क्योंकि वहां पे सांस लेना बहुत मुश्किल हो रहा था ड्यू टू एनवायरमेंटल पॉल्यूशन। ठीक है, एनवायरमेंटल पॉल्यूशन कौन कौन सी चीजें करती हैं? अपनी इंडस्ट्रीज करती हैं, ह्यूमन बीइंग हिमसेल्फ। ठीक है, ह्यूमन बीइंग्स आर टोटली रिस्पॉन्सिबल। ठीक है, सारा का सारा जो गार्बेज है, पहले तो इंडस्ट्रीज से निकलने वाला धुआं, ठीक है, व्हीकल से निकलने वाला धुआं, एयर, लैंड और वाटर, हम ही खुद पॉल्यूट करते हैं, है ना। इंडस्ट्री से निकलने वाला गर्म पानी, जो केमिकल वेस्ट है, वो सारा हम कहाँ डंप कर देते हैं? डंपिंग ऑफ वेस्ट इन वाटर, तो वहां की एक्वेटिक लाइफ को भी हम लोग तबाह कर देते हैं। ठीक है, ऐसे ही लैंड पे भी हम लोग कचरा करते चले जाते हैं। देखो, अब एक सिंपल सी बात है, अभी आप सेंटर आते हैं, यहाँ पर चॉकलेट खाई और रैपर कहाँ? इंस्टेड ऑफ throwing in the dustbin, you are just throwing in the corridor, which is not good, है ना। तो ऐसे ही हम लोग लैंड भी पॉल्यूट करते चले जाते हैं। ठीक है, ये एनवायरमेंटल पॉल्यूशन भी एक प्रॉब्लम है, सीवियर प्रॉब्लम, बिकॉज ऑफ द रैंडम यूज ऑफ रिसोर्सेज। देन लैंड डिग्रेडेशन, लैंड को हम डिग्रेड करते चले जा रहे हैं। देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल विद द पॉल्यूशन ओनली, देन फिर माइनिंग है अपना। ठीक है,
जैसे कोल को एक्सट्रैक्ट करते हैं हम लोग थ्रू माइनिंग, फिर डिफॉरेस्टेशन, ठीक है, हम लोग क्या करते हैं, पेड़ ज्यादा से ज्यादा कट करते चले जा रहे हैं विदाउट थिंकिंग कि इसका रिजल्ट क्या होगा। उससे क्या होगा कि हमारा जो टॉप लेयर है सॉइल की, जो फर्टाइल लेयर है, वो सारी इरोड हो जाएगी और वहां क्या हो जाएगा, डेजर्ट एरिया टाइप का, ठीक है। तो इस तरीके की जो प्रॉब्लम्स हैं, दीज प्रॉब्लम्स आर क्रिएटेड बाय द ह्यूमन बीइंग्स ओनली विद द अनथॉटफुल यूज ऑफ रिसोर्सेस। अब इन प्रॉब्लम्स को अगर हमें रोकना है, इनके समाधान के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? ऐसा तो हो नहीं सकता कि रिसोर्सेज को यूज करना बंद कर दो। पानी की बहुत शॉर्टेज है, हम पीने वाला पानी हम लोग कहते हैं ओनली 1% है। क्या ये पॉसिबल है कि आज हम पानी पीना बंद कर दें, या पानी का जहां जहां यूटिलाइजेशन है वहां वहां रोक दें कि पानी को हम अभी सेव कर लें? ऐसा है पॉसिबल? नहीं है। यानी कि जहां पर हमें जिस रिसोर्स की जरूरत है हम वहां यूज करेंगे। तो फिर रिसोर्स को हम डेवलप कैसे करेंगे? यस, रिसोर्स को डेवलप कैसे किया जाएगा? जस्ट टू स्टॉप द रैंडम यूज, ठीक है। उसको बिना सोचे समझे यूटिलाइज करना हमें रोकना होगा। अब देखो स्टूडेंट्स, जो हम अपने लाइफस्टाइल को अपग्रेड कर रहे हैं वो हम एक आर्टिफिशियल तरीके से कर रहे हैं, ठीक है, नेचुरल तरीके से नहीं कर रहे हैं। अगर हम नेचुरल वे से अपने लाइफस्टाइल को, क्वालिटी ऑफ लाइफ इंप्रूव करना चाहते हैं तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? हमें रिसोर्स प्लानिंग की जरूरत है। रिसोर्स को डेवलप करना है। रिसोर्स को डेवलप करने के लिए रिसोर्स की प्लानिंग बहुत जरूरी है। अब इस प्लानिंग को किस तरीके से करना है? ये एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है। इस कॉम्प्लेक्स प्रोसेस में क्या है, डिफरेंट स्टेप्स हैं जिससे कि हम रिसोर्सेज को प्लान आउट करते हैं। हाँ, वैसे हम लोग जो तरीके जो हमने अपनाए हुए हैं कि हमने ऐसे रिसोर्सेज को खर्च करना, चाहे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने किया हो, चाहे स्टेट गवर्नमेंट ने किया हो, चाहे लोकल गवर्नमेंट ने, कि इस तरीके से हमें यूटिलाइज करना है, हमें डायरेक्शंस दी हुई हो, हम कर रहे हैं। बट क्योंकि रिसोर्सेज की डेवलपमेंट की जरूरत पड़ रही है तो हमें अपने पुराने तौर तरीके, जिस हिसाब से हम रिसोर्सेज को यूज कर रहे थे, उनमें चेंजेस करना पड़ेगा। मतलब रिसोर्सेज को यूज करने के तरीके में सुधार करना पड़ेगा, कुछ डिफरेंट हट के तरीका ढूंढना पड़ेगा जिससे कि हमारे रिसोर्सेज कंजर्व हो सके फ्यूचर यूज के लिए और प्रेजेंट जनरेशन भी उन्हें अपनी नीड्स के अकॉर्डिंग अच्छे से यूटिलाइज कर सके, ठीक है। तो दिस इज द कॉम्प्लेक्स प्रोसेस। इसमें क्या है कि हमें रिसोर्सेज को, रिसोर्स प्लानिंग कैसी होनी चाहिए हमारी? रिसोर्सेज इस तरीके से डेवलप हो, इस प्लानिंग के जो प्लानिंग हम करें उसमें हमारा एनवायरमेंट कहीं पे भी डैमेज ना हो, हमारा एनवायरमेंट बर्बाद ना हो, इस तरीके से हमें रिसोर्सेज की प्लानिंग करनी है, ठीक है। और इस डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज को ही हम लोग कहते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ठीक है। ऐसी रिसोर्स प्लानिंग हो जिसमें कि हम एनवायरनमेंट को डैमेज ना करें और हमारे रिसोर्स डेवलप हो जाएं, ऐसी प्लानिंग को ही हम कहते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ठीक है। इसको हम लोग कहते हैं। अब ये आपकी बुक में क्वेश्चन दिया है, ये टॉपिक दिया हुआ है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट से रिसोर्स डेवलप होंगे। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट कैसी होगी? ऐसी रिसोर्स प्लानिंग करनी है हमें जिसमें हमारे रिसोर्सेज डेवलप होंगे विदाउट डैमेजिंग द एनवायरमेंट, ठीक है। इट इज अ कॉम्प्लेक्स प्रोसेस और प्रोसेस में काफी सारे स्टेप्स हैं। वो कौन कौन से स्टेप्स हैं? सबसे पहले हमें लोकेशन आइडेंटिफाई करनी है। किस चीज की लोकेशन आइडेंटिफाई करनी है? पर्टिकुलर रिसोर्स की, जो हमें जिस रिसोर्स की जरूरत है। अब देखो, इंडिया जो है ना काफी बड़ा कंट्री है ना। अब जो रिसोर्स जम्मू कश्मीर में मिल रहा है, क्या वो गुजरात और राजस्थान में मिल रहा है? नहीं। जो मिनरल रिसोर्स की बात करो, विंड की बात करो, वाटर की बात करो, जो आपको कोस्टल एरियाज में रिसोर्स मिल रहे हैं, वो क्या आपको ईस्टर्न एज पे मिल रहे हैं या आपको नदर्न एज पे मिल रहे हैं? नहीं। या जो आपको बिल्कुल सेंटर ऑफ इंडिया जो रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, क्या वो यहाँ अवेलेबल हैं या ऑल ओवर इंडिया अवेलेबल हैं? नहीं। तो जो रिसोर्सेज हैं इनका डिस्ट्रीब्यूशन इक्वल नहीं है हमारे इंडिया में। तो इसी वजह से
हमें क्या करना है, जो रिसोर्स जहां पर बहुत ज्यादा है वहां सर्च करके पूरे कंट्री को बांटना है, हर इंसान को बराबर मिल जाए वो रिसोर्स। यानी कि जो मिनरल रिसोर्स, जो रिसोर्स जिस रीजन में है, पहले उसकी लोकेशन को आइडेंटिफाई करने की जरूरत है कि वो पर्टिकुलर रिसोर्स कहाँ पर लोकेटेड है। उसके सर्वे की जरूरत है। सर्वे में हमें क्या करना होता है कि हम लोग करते हैं उसकी क्वांटिटी, कितनी मात्रा में अवेलेबल है, सेकेंड इज कैसी क्वालिटी है, ये हमें सर्वे करना होता है। और सर्वे कौन करता है? जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया जो है वो ये काम करता है। ठीक है, जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया क्या करता है, एक इन्वेंटरी डिटेल टाइप की सर्वे डिटेल बनाता है कि अपने डिफरेंट टेक्नोलॉजीज और सैटेलाइट्स की हेल्प से, किसकी हेल्प से, डिफरेंट टेक्नोलॉजीज, ठीक है, और सैटेलाइट की हेल्प से ये क्या करता है, सर्वे करता है। क्वालिटी और क्वांटिटी किस चीज की पता करता है, रिसोर्स की, कि कहां पर कौन सा रिसोर्स प्रेजेंट है, उसकी क्वालिटी क्या है, क्वांटिटी क्या है। ये क्यों जरूरी है, सर्वे क्यों जरूरी है, क्योंकि उस पर्टिकुलर रिसोर्स की इंटरनेशनल मार्केट में कॉस्ट तय करनी होती है। ठीक है, इस वजह से क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों बहुत जरूरी है। सपोज पर आप एग्जांपल ले लो कोल का ही, कोल किस किस रीजन में अवेलेबल है, पहले वो ये देखेगा कि जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया रीजन ढूंढेगा। ठीक है, फिर उसके बाद में क्वालिटी, ठीक है, फिर उसके बाद में क्वांटिटी, ठीक है, फिर उसके बाद में उसकी जो कॉस्ट है, कॉस्ट इन इंटरनेशनल मार्केट डिसाइड होगी। ये इसके लिए बहुत जरूरी है। टाइप ऑफ कोल, क्वालिटी में क्या आ रहा है आपका, टाइप, कैसी टाइप का कोल है, बेस्ट टाइप का है, ब्राउन कोल है, ब्लैक कोल है, ठीक है, बिटुमिनस ज्यादा, मतलब किस टाइप का कोल अवेलेबल कहां पर ज्यादा है और उसको कैसे एक्सट्रैक्ट करना है और कितनी क्वांटिटी में एक्सट्रैक्शन का फायदा भी मिलेगा कि नहीं। जैसे हमने रिसोर्सेस के बारे में थ्री क्राइटेरिया हमने पढ़े थे कि उसमें क्या चीज मैटर करता है। अगर एक्सट्रैक्शन तभी पॉसिबल है ना जब हमें बेनिफिट डबल या ट्रिपल हो रहा हो, है ना। तो ये सारा काम किसका है, जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। तो अब देखो इतना टॉपिक क्लियर है ना। आफ्टर सर्वे we need to have proper technology, skills and institutional setups for implementing any kind of resource development plan. If we have proper technology, if we have skillful labor and institutional setups, then only we will be able to implement, मतलब हम किसी भी रिसोर्स की डेवलपमेंट प्लान को फर्दर इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, एग्जीक्यूट कर सकते हैं इन चीजों के साथ। जब ये सारी चीजें होंगी हमारे पास, किसी भी रिसोर्स प्लानिंग रिसोर्स की जब हम प्लानिंग करेंगे, हम लोकेशन जज कर लेते हैं, सर्वे कर लेंगे, फिर हमारे पास टेक्नोलॉजी होगी, स्किलफुल लेबर होगी, इंस्टीट्यूशन सेटअप होगा, तभी हमारे उस रिसोर्स को डेवलप करने का जो प्लान है फिर फर्दर स्टेप आगे बढ़ेगा। और वो फर्दर और लास्ट स्टेप क्या होगा, जो रिसोर्स हम डेवलप कर रहे हैं अगर वो हमारे नेशन की डेवलपमेंट में सहायक है तभी उस रिसोर्स की डेवलपमेंट की प्लानिंग सक्सेसफुल है, अदरवाइज नहीं। अब नेशन की डेवलपमेंट से क्या मतलब है, नेशन डेवलपमेंट प्लान से क्या मतलब है, जब किसी नेशन की डेवलपमेंट होती है तो उसकी सोशल, उस पर्टिकुलर नेशन की सोशल डेवलपमेंट भी साथ साथ होती है और इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी होती है। यानी कि अब आप देख लीजिए ये लास्ट पॉइंट क्यों इतना इंपॉर्टेंट है, वो इसलिए इंपॉर्टेंट है कि किसी भी रिसोर्स की डेवलपमेंट प्लान अगर हमें नेशन की डेवलपमेंट देगा, यानी कि सोशल, हमारे उस राष्ट्र को सोशली डेवलप करेगा, इकोनॉमिकली डेवलप करेगा, तभी वो रिसोर्स की जो डेवलपमेंट प्लानिंग है सक्सेसफुल मानी जाएगी, नहीं तो नहीं। अब इकोनॉमिक डेवलपमेंट कंसर्न बेसिकली रखती है जीडीपी के साथ
और सोशल डेवलपमेंट बेसिकली रखती है उस कंट्री की जो है आपका सोशल स्टाटा, जिसमें कि आपका आ जाता है एम्प्लॉयमेंट देता है, ठीक है। पॉवर्टी, लाइफ एक्सपेक्टेंसी इसमें इंक्लूड हो जाती है, ठीक है। अब 1992 में एक अर्थ समिट किया गया, ठीक है। अर्थ समिट मीन्स सम्मेलन, ठीक है। समिट का मतलब क्या होता है? सम्मेलन, दैट इज अ कॉन्फ्रेंस टाइप, ठीक है, कॉन्फ्रेंस। कहां पर की गई? ब्राजील के एक शहर है रियो डी जेनेरियो में, ठीक है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट से रिलेटेड यहाँ पर एक कॉन्फ्रेंस हुई जिसका नाम रखा गया, जिसको कहा गया अर्थ समिट 1992। सो दिस वाज द इनफॉर्मल नेम ऑफ यूनिसेफ, दैट इज यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरमेंट एंड डेवलपमेंट, ठीक है। दिस वाज द फॉर्मल नेम, दिस वाज द इनफॉर्मल नेम। यहाँ पर क्या किया गया कि मोर देन 100 हेड्स पार्टिसिपेटेड हियर। कितने लोगों ने पार्टिसिपेट किया? मोर देन, आप यहां लिख सकते हो, इसको ऐसे लिख सकते हैं, मोर देन 100 हेड्स पार्टिसिपेशन था, ठीक है। और यहां पर इस अर्थ समिट में 2 मेन टॉपिक्स थे जिन पे डिस्कशन डाला गया, जिन पे डिस्कशन किया गया, जिन पे एक फैसला फाइनली दिया गया। और वो हेडिंग्स थे जिन पे यहाँ पर मीटिंग की गई थी, वो थी प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू प्रॉब्लम्स ऑफ एनवायरमेंटल प्रोडक्शन, एनवायरमेंट प्रोटेक्शन से रिलेटेड प्रॉब्लम। क्योंकि अगर हमारा एनवायरमेंट खराब होगा तो क्या होगा? ग्लोबल वार्मिंग, हमने भी पढ़ा ना थोड़ी देर पहले। एनवायरमेंट को अगर हम स्पॉइल करते हैं तो टेम्परेचर रेज होगा, और टेम्परेचर रेज होगा तो ग्लोबल वार्मिंग होगी, और अगर ग्लोबल वार्मिंग होगी तो क्लाइमेट में चेंज आएगा। और जहां पर क्लाइमेट, इंडिया में क्लाइमेट चेंज होगा तो इट विल इफेक्ट ग्लोबली, है ना। तो प्रॉब्लम्स ऑफ एनवायरमेंट प्रोटेक्शन यहाँ डिस्कस किया गया, जिसमें कि क्लाइमेट चेंज मेन था, और साथ ही साथ एनवायरमेंट, साथ ही साथ आपका था एक तो क्लाइमेट चेंज था और एक बायोडाइवर्सिटी था। क्योंकि अगर हम एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट नहीं कर सकते, कोई चीज एनवायरमेंट को हार्म करती है, तो क्लाइमेट चेंज होगा और वहां की जो बायोडाइवर्सिटी है इट विल बी एडवर्सली इफेक्टेड, ठीक है। ऑटोमेटिकली उसमें भयंकर तरीके से बायोडाइवर्सिटी पे, उस जगह की बायोडाइवर्सिटी पे असर पड़ेगा। तो फर्स्ट प्रॉब्लम विच वाज डिस्कस्ड एट अर्थ समिट वाज द प्रॉब्लम ऑफ एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन, एंड द सेकंड वन इज द प्रॉब्लम्स ऑफ सोशियो एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट। अब ये क्या चीज है? प्रॉब्लम्स ऑफ सोशियो एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट में क्या आता है? देखो, अगर किसी कंट्री में गरीबी बहुत है, अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज्यादा है, तो वहां पे क्या है? डिजीजेस ज्यादा होंगी, और वहां का जो लाइफ रेट है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेट है, वो बहुत कम होगा, है ना। तो दीज आर द प्रॉब्लम्स विच आर रिलेटेड टू द सोशल लेवल डेवलपमेंट ऑफ एनी पर्टिकुलर नेशन एट द सोशल लेवल, एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट of any particular nation is related to directly to the GDP of that country। अब इकोनॉमिक को आप GDP से रिलेट करेंगे, ठीक है। GDP बढ़नी चाहिए कंट्री की। सोशियो में क्या मैंने आपको बताया? एक तो मैंने एम्प्लॉयमेंट बताया आपको, दूसरा पॉवर्टी, और थर्ड मैंने आपको बताया लाइफ एक्सपेक्टेंसी। ये बेसिकली 3 रहते हैं हेड्स, ठीक है, जो कि बेस्ट होने चाहिए। कैसे होना चाहिए? पॉवर्टी बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, गरीबी को अच्छी तरीके से हटा देना चाहिए। किसी भी कंट्री में अगर कोई कंट्री गरीब है तो वो उसका GDP भी कम रहेगा, ठीक है।
एम्प्लॉयमेंट कम रहेगी, बीमारियां फैलेंगी, डिजीजेस ज्यादा होंगी, मेंटल लेवल जो रहेगा, मेंटल सेटअप वो पुअर रहेगा। इसीलिए ये प्रॉब्लम्स थे, इसका सॉल्यूशन उन्होंने ढूंढा। क्या कहा गया कि एम्प्लॉयमेंट ज्यादा से ज्यादा प्रोवाइड करनी है, पॉवर्टी को हटाना है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी यानी कि डिजीजेस वगैरह को दूर करना है ताकि ये बेहतर हो सके। और फाइनली क्या बेहतर हो जाएगा? जीडीपी बेहतर हो जाएगा। सो दीज आर द 2 मेन पॉइंट्स व्हिच आई डिस्कस्ड इन अर्थ समिट 1992। अब डिस्कशन के बाद एक एजेंडा प्लान आउट किया गया। एजेंडा का मतलब क्या होता है? अगर आप इसको हिंदी में कहें तो कार्यसूची, मतलब एक तरीके का एक लेआउट बनाया गया कि इस तरीके से हमने काम करना है। अब एजेंडा 21 क्या था? 21 को देखो। 21 का मतलब क्या है? फॉर द 21st सेंचुरी। यहाँ पर क्या है? 19th सेंचुरी में अर्थ समिट किया जा रहा है ब्राजील के रियो डी जेनेरो शहर में। 92 ईयर्स हो चुके हैं, only 8 years are left, and after 8 years we are going to enter in a new century, that is the 20th century। तो क्या है कि 19th सेंचुरी से 20th सेंचुरी का जो एजेंडा प्लान किया गया है कि हम नई सदी में इस तरीके से इन प्रॉब्लम्स को दूर कर आगे कैसे बढ़ें, दैट वाज द एजेंडा 21। और ये एजेंडा जो था इट बेसिकली डील्स विद द गोल्स ऑफ द 21st सेंचुरी, व्हाट वी वांट। ये एजेंडा जो था 49 पेजेस का डॉक्यूमेंट था, ठीक है, जिसको कि नाम दिया गया था फ्यूचर वी वांट। क्या नाम दिया गया? फ्यूचर वी वांट। ठीक है। अब इसमें ऐसी प्रिंसिपल्स नियर अबाउट 27 प्रिंसिपल्स जो थे वो लिखे गए, ठीक है, जिसको कि हमें फॉलो करना था। सबकी सहमति थी उसमें कि हाँ हम इसे फॉलो करेंगे। बट इसके अलावा भी अगर कोई ऐसा बेटर आइडिया आता है कि हाँ इससे भी ये प्रॉब्लम्स को दूर किया जा सकता है, इन प्रॉब्लम्स को, तो वो फर्दर आप अपने एरिया में लोकल लेवल पे एग्जीक्यूट कर सकते हो। एंड इफ इट वर्क्स एट लोकल लेवल then it will be executed at the national level and finally will be followed at the global level। ठीक है। अब एजेंडा 21 क्या था? ये नॉन बाइंडिंग एजेंट था और यहाँ पर एजेंडा था, और यहाँ पर जितने भी लोग पार्टिसिपेट करना चाह रहे थे वो फोर्सिबली नहीं कर रहे थे, वो वॉलेंटरी पार्टिसिपेट करने के लिए पूरी परमिशन थी। जिसने आना है करो काम, नहीं करना बिल्कुल मत करो, ठीक है। देन दिस एजेंडा 21 is one of the action plan of United Nations। और मैंने इसका एग्जीक्यूशन अभी आपको बताया कि जो भी प्रॉब्लम इन 27 प्रिंसिपल्स के थ्रू अगर ये ठीक होती हैं प्रॉब्लम्स, देन इट्स गुड। बट कुछ और बढ़िया सॉल्यूशन है जो इसमें एड ऑन किया जा सकता है, तो बेटर टू एग्जीक्यूट दैट पर्टिकुलर आइडिया एट द लोकल लेवल फर्स्ट, ठीक है। तो ये आपको परमिशन दी गई है। वैसे जनरली क्या होता है, जैसे कोई कॉन्फ्रेंस होती है, जैसे कोई समिट पारित होता है या कोई एजेंडा, तो क्या होता है जितने प्रिंसिपल लिखे होते हैं वी हैव टू फॉलो। बट हियर यहाँ पर क्या है कि ये इसमें एक ही बेनिफिट था कि आप लोकल लेवल पे अपने आइडियाज को एग्जीक्यूट कर सकते थे जो कि बेनिफिशियल थे, और उसको आप इम्प्लीमेंट करके देख सकते थे। दैट विल बी कॉल्ड एज लोकल एजेंडा 21, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट रियो समिट, और यू कैन से अर्थ समिट, और यू कैन से यूनिसेफ, और यू कैन से एजेंडा 21, ठीक है। अब इस पूरे एजेंडा में एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट करना, क्लाइमेट में जो है क्लाइमेट चेंज ना हो, बायोडाइवर्सिटी का कोई भी किसी भी तरीके से कोई डैमेज, कोई हार्म ना हो, ठीक है। फिर हमारे कंट्री में एम्प्लॉयमेंट ज्यादा से ज्यादा हो, पॉवर्टी दूर हो जाए, डिजीजेस दूर हो जाए, और जीडीपी रेट बढ़े, और हमारी लाइफ एक्सपेक्टेंसी भी बढ़े। तो ये सब
पॉइंट्स को कंसीडर किया गया और इन्हीं के बेटरमेंट के लिए 27 प्रिंसिपल्स का एक लिस्ट तैयार की गई। ठीक है, और इसमें बेसिकली जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो इस तरीके से आ सकते हैं। अर्थ समिट किस ईयर में किया गया? दैट इज 1992। ठीक है, उसमें ये एजेंडा 21 कहाँ पारित हुआ? तो दैट इज हियर। और ये अर्थ समिट कहाँ कंडक्ट हुआ, कहाँ पर, किस रीजन में हुआ? दैट इज इन ब्राजील, ब्राजील के सिटी रियो डी जेनेरियो में। ठीक है, एग्जैक्ट लोकेशन इज दिस वन। फिर इसका ये इनफॉर्मल नेम है, तो फॉर्मल नेम क्या है? दैट इज यूनिसेफ। यूनिसेफ का फुल फॉर्म क्या है? यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरमेंट एंड डेवलपमेंट। कितने लोगों ने पार्टिसिपेट किया? मोर देन 100 हेड्स। अब पता है कि आपको किसी किसी बुक में 132 भी मिलता है लिखा हुआ, ठीक है, 131 भी मिलता है, बट आपका जो ये एनसीईआरटी का एडिशन है ना, जिसको आज आप पढ़ रहे हो, ये 10 साल से बुक अपडेट नहीं हुई है, तो इसमें जो लिखा है क्या है कि वही मांगते हैं आंसर, तो दैट इज मोर देन 100 हेड्स। फिर क्या क्या प्रॉब्लम्स थे जिसपे जो कि अर्थ समिट में डिस्कशन हुआ? तो बेसिकली ये दो थी मेजर प्रॉब्लम, प्रॉब्लम ऑफ एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एंड प्रॉब्लम ऑफ सोशियो एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट। उसमें क्या क्या कैटेगरीज आती हैं, कैसे कैसे सब डिविजन है, वो मैंने आपको बता दिया कि इन प्रॉब्लम्स में क्या क्या मेन टॉपिक्स थे डिस्कशन के। ये एजेंडा कैसा था? वॉलेंटियर था, नॉन बाइंडिंग एजेंडा था, किसका एक्शन प्लान था? यूएन का था, और इसको किस किस लेवल पे एग्जीक्यूट किया जा सकता था वो। सो दिस इज ऑल अबाउट योर अर्थ समिट 1992। इसको रियो समिट भी कहते हैं, रियो अर्थ समिट। ठीक है, सो हियर वी आर गोइंग टू एंड अप टुडेज क्लास। मेक योर नोट्स नाइस, वेल, ठीक है, और यू कैन से प्रिपेयर योर नोट्स वेल। ठीक है, इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम देन यू कैन ask me any day, anytime. So till next class, bye. और लाइफ एक्सपेक्टेंसी इसमें इंक्लूड हो जाती है, ठीक है, क्योंकि जिस कंट्री में रिसोर्स डेवलपमेंट प्लान बढ़िया रहेगा, यानी कि रिसोर्सेज का प्रॉपर प्लानिंग के साथ यूटिलाइजेशन होगा, रिसोर्सेज को डेवलप किया जाएगा, यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट होगा, यानी कि आज इस समय हमारी ये जो जनरेशन चल रही है वो रिसोर्सेज का अच्छे से यूज कर पाएगी और फर्दर जनरेशंस भी उस रिसोर्स को इस्तेमाल कर पाएंगे। हम उस रिसोर्स को कंजर्व करके रखेंगे साथ के साथ, ताकि हम तो यूज कर ही रहे हैं, अगली कई पीढ़ियां भी इसको यूज कर सके। इस तरीके से हम किसी रिसोर्स की डेवलपमेंट प्लानिंग करेंगे तो उससे क्या होगा, उस कंट्री का खुद का, उस नेशन का भी डेवलपमेंट होगा। और नेशन का डेवलपमेंट हमेशा ये दो तरीके से डेवलपमेंट होता है, सोशल और इकोनॉमिक। सोशल इकोनॉमिक में हम लोग जीडीपी कंसिडर करते हैं, और सोशल डेवलपमेंट में वहां की पॉवर्टी, कितनी गरीबी है, कितने अमीर हैं, डेवलप नेशन है बन गया या डेवलपिंग नेशन है, फिर वहां एम्प्लॉयमेंट कितनी प्रोवाइड की गई है, कितनी हो रही है एम्प्लॉयमेंट, ठीक है, और लाइफ एक्सपेक्टेंसी क्या है, क्योंकि लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेट जो है, अगर वहां के लोगों में गरीबी ज्यादा है तो बीमारियां ज्यादा फैलेंगी, और ज्यादा बीमारियां फैलेंगी तो लाइफ स्पैन कम रहेगा। ठीक है, अगर वहां पे पॉवर्टी कम है, साफ सुथरी जगह है, डिजीजेस से फाइट कर सकते हैं, साफ सुथरा, और तो वहां का लाइफ स्पैन भी अच्छा रहेगा, एम्प्लॉयमेंट ज्यादा होगा, ज्यादा सेल्फ डिपेंडेंट लोग रहेंगे। ठीक है, सो इन दिस वे रिसोर्स प्लानिंग इज डन एंड इट शुड बी डन। ये है प्रॉपर वे ऑफ प्लानिंग रिसोर्स। नाउ फॉर दिस वन मीटिंग वॉज हेल्ड। अब क्योंकि रिसोर्स प्लानिंग कैसी होनी चाहिए, जिसमें हमारे रिसोर्स इस तरीके से डेवलप हों कि हमारा एनवायरनमेंट बिल्कुल भी डैमेज ना हो, और इस टाइप की डेवलपमेंट को हमने क्या नाम दिया, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। अब ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो है वो लोकल लेवल पे भी माना जा रहा था कि डेवलपमेंट कैसी हो, सस्टेनेबल डेवलपमेंट हो, नेशनल लेवल पे भी माना जा रहा था कि रिसोर्स डेवलपमेंट कैसी हो,
सस्टेनेबल डेवलपमेंट हो, और सेम विद द ऑन द ग्लोबल लेवल। अब तीनों लेवल्स पे जब ये मान लिया गया कि रिसोर्सेज की डेवलपमेंट जो है वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट के रूप में सामने आनी चाहिए विदाउट डैमेजिंग द एनवायरमेंट, दैट मीन्स, तो 1992 में ब्राजील के एक सिटी जिसका नाम रियो डी जेनेरियो था, वहां पर एक सम्मेलन किया गया। देखो, अर्थ समिट है ना, ये क्या है, अर्थ समिट। समिट का मतलब है सम्मेलन, ठीक है, यानी कि काइंड ऑफ कॉन्फ्रेंस, ठीक है। ब्राजील के रियो डी जेनेरियो शहर में 1992 में अर्थ समिट किया गया, ठीक है। वहां पर मोर देन, कितने लोगों ने पार्टिसिपेट किया, मोर देन 100 heads of the states, more than 100 heads of the states, they have participated there, ठीक है। अब वहां पर क्या, किस चीज पे बात हुई, वहां पर क्लाइमेट चेंज के ऊपर मुद्दा रखा गया कि ग्लोबल वार्मिंग जो है इट रिजल्ट्स इन द चेंज इन द क्लाइमेट, ठीक है। तो क्लाइमेट चेंज नहीं होना चाहिए, ग्लोबल वार्मिंग को रोका जाना चाहिए। दैट मीन्स परसेंटेज ऑफ किसका, आप थोड़ा सा रिकॉल करो, हमने कैसे पढ़ा था कि जब टेम्परेचर बढ़ता है ना, बाय द बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स, वो बढ़ना नहीं चाहिए ताकि क्लाइमेट चेंज फ्रीक्वेंट ना हो, ठीक है। देन बायोडाइवर्सिटी उससे ज्यादा इफेक्टेड रहती है, तो वो उस पर ज्यादा इफेक्ट नहीं आना चाहिए, उसको भी हमें संभाल कर रखना है। एंड देन सस्टेनेबल डेवलपमेंट में भी उन्होंने 3 एजेंडाज दिए, 3 सब डिविजन दिए। एक तो था एजेंडा 21, दूसरा रियो समिट, और द थर्ड वन इज द फॉरेस्ट, रिगार्डिंग द फॉरेस्ट प्रिंसिपल्स पे उन्होंने बात की कि देखो डिफॉरेस्टेशन की जरूरत नहीं है, डिफॉरेस्टेशन कम से कम करना चाहिए, और जो लोकल स्पीशीज हैं किसी भी प्लांट की, ठीक है ना, जहाँ पे लोकल पीपल लोग रहते हैं वहां पे तो बिल्कुल भी नहीं। जैसे आदिवासी लोग हैं ना, जैसे पेड़ जंगलों पे डिपेंड करते हैं, तो जिस एरिया में वहां के लोग, ऐसे लोग जहां पर रह रहे हैं जो टोटल उस फॉरेस्ट एरिया पे डिपेंड करते हैं, तो वहां पर बिल्कुल भी कोई भी कटिंग नहीं होगी, ठीक है, वहां के रिसोर्सेज को नहीं हिलाया जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से क्या हुआ कि ब्राजील में जो अर्थ समिट था उस पे इन चीजों पे डिस्कशन किया गया। फाइनली डिस्कशन के बाद क्या किया गया, एक उन्होंने एजेंडा बनाया, एजेंडा 21। एजेंडा 21 कैसे, ये देखो 19th सेंचुरी में ये बात हो रही है, 92 ईयर्स हो चुके हैं, दैट मीन्स स्टिल ओनली 8 years आर रिमेनिंग टू एंटर इन द न्यू सेंचुरी। 8 साल के बाद आप 21वीं सदी में आ जाओगे ना, तो नई सेंचुरी, नई सदी के बारे में जो एजेंडा पारित हुआ, जो एजेंडा बनाया गया, जो लिस्ट ऑफ वर्क्स, कार्य सूची जो बनाई गई, एजेंडा किसको बोलते हैं, एजेंडा का मतलब एक कार्य सूची बनाना कि हमने ये काम करना है ना। तो ये जो एजेंडा 21 है, एजेंडा 21 मीन्स गोल्स ऑफ 21st सेंचुरी, यही है ना, गोल्स ऑफ 21st सेंचुरी तय किए गए। अब गोल्स ऑफ 21st सेंचुरी किसमें, एजेंडा 21 एक हेडिंग दे गई भाई कि 21st सेंचुरी में ये एजेंडा होना चाहिए, ये हमारा काम करने का तरीका होना चाहिए, ठीक है। तो 19th सेंचुरी से 20th सेंचुरी में जब जा रहे हैं तो उसका एजेंडा बनाया गया, और ये एजेंडा जो था ये नॉन बाइंडिंग एजेंडा था। यहाँ पर हर व्यक्ति वॉलेंटरी पार्टिसिपेट कर सकता था, वॉलेंटरली, इसमें किसी को फोर्सिवली नहीं कहा गया था कि फलाना कंट्री पार्टिसिपेट करेगी, फलाने का एजेंट नहीं आया या वहां का कोई रिप्रेजेंटेटिव नहीं है, फोर्सिवली लाउड नहीं। सब लोग वॉलेंटरली अपनी इच्छा के अकॉर्डिंग इसमें ज्वाइन कर सकते थे। प्लस इसका जो एक्शन प्लान था, दैट वाज द एक्शन प्लान ऑफ यूनाइटेड नेशंस, इट इज वन ऑफ द एक्शन प्लान ऑफ यूनाइटेड नेशन। देन दिस एजेंडा 21 जो ये लिस्ट बनाई गई 21st सेंचुरी के गोल्स को अचीव करने के लिए, दैट इज एक्सिक्यूटेड एट ऑल 3 लेवल्स। वहां क्या दिया गया,
लोकल लेवल पे भी एग्जीक्यूट होगा, नेशनल लेवल पे भी और ग्लोबल लेवल पे भी। अब जो लोकल लेवल पे जो एग्जीक्यूशन है उसके लिए इसमें ये कहा गया कि लोकल लेवल पे भी एजेंडा 21 मतलब पर्टिकुलर स्टेट भी अपना एजेंडा 21 बना सकती है। मतलब कि किसी पर्टिकुलर स्टेट में, किसी पर्टिकुलर रीजन में ग्रुप ऑफ पीपल्स अगर ये डिसाइड करते हैं कि इस तरीके से हम लोग रिसोर्सेज को डेवलप करेंगे, इससे हमारे नियर एरिया का एनवायरनमेंट इफेक्टेड नहीं रहेगा और वो काफी पीसफुल रहेगा और फ्रूटफुल रहेगा, तो दैट एरिया, दैट लोकल एरिया कैन एग्जीक्यूट देयर ओन एजेंडा 21। तो फिर लोकल लेवल पे अगर एजेंडा 21 काम कर गया, यानी कि डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज विदाउट डैमेजिंग एनवायरनमेंट, तो वो नेशनल लेवल पे डिस्कस होगा, फिर नेशनल लेवल पे उसको पारित किया जाएगा और फिर जो नेशनल लेवल पे जो काम करेगा वो फिर सारा ही ग्लोबल लेवल पे काम करेगा। सो दिस वाज द एजेंडा 21 रियो समिट 1992। देखो इसको, दिस वाज द इनफॉर्मल नेम ऑफ UNCED, ठीक है। जनरल भाषा में हम लोग इसको अर्थ समिट बोलते हैं, अदरवाइज इसका फॉर्मल नेम क्या है, यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरमेंट एंड डेवलपमेंट। इससे पहले 1992 से पहले यूनिसेफ का नाम क्या था, यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ह्यूमन एनवायरमेंट, ठीक है। दैट वाज द नेम गिवन ऑन 1972। 1992 से पहले 1972 में ये काम हुआ था, वहां कॉन्फ्रेंस बुलाई गई थी और उस समय दैट वाज इन स्टॉकहोम। 1972 में स्टॉकहोम में था कॉन्फ्रेंस। उसके बाद में 1992 में रियो डी जेनेरियो में, अभी रिसेंटली जो था 2021 में, दैट इज इन स्कॉटलैंड, ठीक है। तो ये जो है, अब इसमें क्या था, इस अर्थ समिट के बाद जो एजेंडा 21 बना, एजेंडा 21 में इतना ध्यान रखा गया कि लोकल लेवल पे चाहे आप एजेंडा 21 बनाओ या अपना नेशनल लेवल पे और ग्लोबल लेवल पे जो भी ये एजेंडा 21 काम करेगा, वो क्या काम करेगा, वो एराडिकेट करेगा पॉवर्टी। फिर अगेन वही पॉइंट्स आते हैं कि नेशन की क्या होगा, सोशल डेवलपमेंट एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट पे ध्यान दिया जाएगा, ठीक है। सोशल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट का मतलब यहाँ पर क्या है, मैंने अभी बताया था, पॉवर्टी बिल्कुल, और एम्प्लॉयमेंट, लाइफ एक्सपेक्टेंसी, ये सब जो हैं हेड्स इसमें इंक्लूड हो गए और इसमें नेशन की जीडीपी, ठीक है। और आपकी बुक में एक और चीज भी लिखी हुई है और इसमें एक और चीज भी डिस्कस की गई थी, सोशल और इकोनॉमिक डेवलपमेंट के साथ साथ वो सारी प्रॉब्लम्स जो कि एक नेशन की सोशल इकोनॉमिक डेवलपमेंट को रोकती हैं, उनको हमें हटाना था। और दूसरा था प्रॉब्लम्स ऑफ एनवायरमेंटल, प्रॉब्लम्स ऑफ, ठीक है, प्रॉब्लम्स ऑफ एनवायरमेंट प्रोटेक्शन, ठीक है। अब एनवायरमेंट को प्रोटेक्शन देने में कौन कौन सी चीजें रोक रही थी, जो चीज अड़ंगा डाल रही थी, ठीक है ना, दोज आर द प्रॉब्लम्स। तो ये दो ऐसी मेन हेडिंग्स थे जिनकी की रास्ते में आने वाली प्रॉब्लम्स को हटाना था, जो कि यहाँ डिस्कस की गई एट रियो डी जेनेरियो। और फाइनली ये प्लान लोकल लेवल पे, नेशनल लेवल पे और ग्लोबल लेवल पे एग्जीक्यूट किया गया और कहा गया कि लोकल लेवल पे भी हो सकता है, ठीक है ना, मतलब ग्लोबल और नेशनल लेवल पे तो होना ही होना था, लोकल लेवल पे भी इसको परमिशन दे दी गई। इसमें जो है आपका लोकल लेवल पे क्या है, ये एजेंडा 21 कैसे एग्जीक्यूट होगा। सबसे पहले जो है इसके लिए जो भी प्रोसेस हम चाहते हैं कि ये प्रोसेस होना चाहिए, उसको एनकरेज करना था। एनकरेज कहाँ करना है, बिटवीन द पीपल्स, ठीक है। उसके लिए अब घर घर जाके तो अपना आप फॉर्मूला नहीं बता पाओगे ना। मान लो 4 लोगों ने कोई बहुत अच्छा डिसीजन लिया है कि इस तरीके से हम लोग अपने एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, ऐसी ऑर्गेनाइजेशन सर्च करनी पड़ती हैं जो कि उस पॉजिटिव एटीट्यूड को प्रमोट करती हैं
बिटवीन द पीपल्स, ठीक है। तो आप सबसे पहले अपना जो डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस को सर्च करना होता है, फिर डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन के बीच में अपने आइडियाज को शेयर करना पड़ता है, प्लस उनके आइडियाज को भी लेना पड़ता है। मे बी समथिंग मोर पावरफुल एंड बेटर कम्स फ्रॉम द अदर एंड, तो उसको मर्ज करके और अपने बेटर आइडियाज के साथ मर्ज करके उसको फर्दर प्रमोट करना पड़ता है, और फिर उन ऑर्गेनाइजेशंस के द्वारा लोकल लेवल पे देन फाइनली बड़ी ऑर्गेनाइजेशन से वो छोटी ऑर्गेनाइजेशन कनेक्ट करके नेशनल लेवल पे, एंड देन फाइनली जब नेशनल लेवल पे कोई फंडा आपका या कोई एजेंडा एग्जीक्यूट होने लगता है, देन इट बिकम्स, इफ इट इज वेरी पावरफुल, इट इज एक्सेप्टेड ग्लोबली ऑल ओवर, ठीक है ना। तो फिर फाइनली वो क्या हो जाता है, ग्लोबल लेवल पे स्टैंड करता है। सो दिस इज द वे हाउ एजेंडा 21 एंड अर्थ समिट 1992 मूव्स ऑन, ठीक है। सो ये थी आज की आपकी क्लास, जिसमें हमने रिसोर्स डेवलपमेंट की क्यों जरूरत है, फिर रिसोर्स प्लानिंग कैसे की जाए, उसके 4 इंपॉर्टेंट स्टेप्स हमने डिस्कस किए, फिर फर्दर सस्टेनेबल डेवलपमेंट, प्रॉपर रिसोर्स प्लानिंग के साथ जो हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट को हम फोकस कर रहे थे, उसके लिए रियो डी जेनेरियो जो कि ब्राजील का एक सिटी है, वहां पर जो अर्थ समिट हुआ, हमने उसको स्टडी किया कि ये इनफॉर्मल नेम है, ये फॉर्मल नेम है। अर्लियर 1972 में इसका क्या नाम था, दैट इज यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ह्यूमन एनवायरमेंट। इसके 3 सब डिविजन्स थे, 1992 के अर्थ समिट के 3 सब डिविजन्स थे। फिर सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए एजेंडा 21 कंसिडर किया गया। एजेंडा 21 क्या था, वॉलेंटियर था, नॉन बाइंडिंग एजेंट था, एंड इट वाज वन ऑफ द एक्शन प्लान ऑफ यूनाइटेड नेशन, एंड इट वाज परमिटेड टू बी एग्जीक्यूटेड लोकली, देन नेशनली एज वेल एज द ग्लोबल लेवल ऑल्सो। और इसमें बेसिकली प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू environmental protection and social and economic development of the nation was considered and was discussed। अब यहां से क्या हुआ, जब ये प्रॉब्लम डिस्कस की गई तो इससे क्या हुआ, एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड हुई लोगों को, और पॉवर्टी इरेडिकेट हुई, और लाइफ एक्सपेक्टेंसी इंक्रीज हुई, जिससे कि डिजीजेस का भी जो था ना, वो सिनेरियो, आए दिन महामारी वगैरह फैलना, वो भी रिड्यूस हो गया, ठीक है। सो जस्ट गो थ्रू today's class nicely, prepare your notes well, revise and come with your doubts in the next class. Okay, till then, take care.